हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज मैं आपके लिए सेट बी से रिलेटेड एक बहुत अच्छी वैकेंसी लेके आया हूँ। आज पूरा डिटेल नोटिफिकेशन अपन देखने वाले हैं। जो एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है ग्रेड ए एंड ग्रेड बी के लिए, अपना ज़्यादातर फोकस जो रहने वाला है ग्रेड बी पे रहने वाला है, और उसमें भी लीगल की जो पोस्ट निकली है उस पर रहने वाला है। एंड काफ़ी अच्छी पोस्ट निकाली गई है। थोड़ी वैकेंसीज़ कम है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कम है, बट काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर अगर देख रहे हैं करियर बनाना और लॉ से रिलेट करते हैं, आप लॉ फील्ड से आते हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी रहने वाली है ये। एंड इस वीडियो के अंदर अपन इसकी एलिजिबिलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कब एग्ज़ाम लग सकता हूँ, सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। काफ़ी डिटेल में है ये पूरा नोटिफिकेशन। हम सिर्फ एक सिलेक्टेड चीज़ें ही इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं, डील करने वाले हैं। एंड अगर आपको ये वैकेंसी अच्छी लगती है, अगर आप एलिजिबल हैं, तो प्लीज़ इस वैकेंसी को ज़रूर से भरिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड देखते हैं इस वैकेंसी में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो आपके जो फॉर्म भरे जाएंगे वो सिर्फ ऑनलाइन मोड से भरे जाएंगे। आपको www.sedbi.in वेबसाइट पे जाके अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, भर सकते हैं। इसके अलावा कोई और मोड ऑफ एप्लीकेशन इसमें अलाउ नहीं किया गया है, सिर्फ ऑनलाइन मोड ही आपको अलाउ किया गया है। एंड आपकी जो डेट है, जो मतलब आपके जो शुरू होंगे फॉर्म भरने, वो 14 जुलाई यानी कल से ऑलरेडी बिगिन हो चुका है ये प्रोसेस। एंड आपकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो 11 अगस्त रहने वाली है। एंड आपका जो फेज़ 1 का एग्ज़ाम लगने वाला है वो सितंबर 6 में लगने वाला है। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम तो नहीं कहूँगा मैं कि बहुत ज़्यादा टाइम दिया, बट फिर भी आपको 1-1.5 महीना मिल चुका है। जो ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर में है तो सिलेबस इसका ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। आप ऑलरेडी प्रिपरेशन में हैं तो आपको इतना टाइम लगेगा नहीं। आप इसको थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा फास्ट पेस कर सकते हैं। बट अगर आप अब शुरू करने वाले हैं प्रिपरेशन, तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है कि सितंबर 6 इतना ज़्यादा दूर नहीं है, बट फिर भी आपके पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ टाइम डेट हैं जिसके अंदर आप अपनी प्रिपरेशन को प्लान कर सकते हैं। अपनी सिस्टमेटिक तरीके से आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। एक सिर्फ सिस्टमेटिक अप्रोच चाहिए, माइंडसेट चाहिए, ये दोनों हैं तो आप फेज़ 1 के लिए बहुत आसानी से प्रिपेयर कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपका सेकंड फेज़ का भी पेपर लगने वाला है। इसके अंदर दोनों ही मोड ऑनलाइन रहने वाले हैं, बट आपका जो सेकंड फेज़ का पेपर है वो रहेगा आपका 4 अक्टूबर को। अब दोनों ही एग्ज़ाम के अंदर फेज़ 1 एंड फेज़ 2 में इतना टाइम नहीं है, तो आपको दोनों ही साथ में अभी से लेके चलने रहेंगे, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। साथ में इंटरव्यू की जो टेंटेटिव शेड्यूल है वो नवंबर 2025 बताया गया है। इसके बाद अगर अपन आगे देखें तो अपना जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं मैनेजर ग्रेड बी के अंदर, वो भी अपन लीगल को देखने वाले हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ इसके अंदर 8 निकाली गई हैं। एससी के अंदर 1, एसटी के लिए 1 और ओबीसी के अंदर 3 हैं। ये @ का साइन जो लगाया गया है ये बैकलॉग वैकेंसी को दिखाता है। तो इसके अंदर जो 2 हैं वो बैकलॉग वैकेंसीज़ भी ऐड हैं, और अनरिजर्व में 3 पोस्ट निकाली गई हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि लीगल के अंदर वैकेंसीज़ कम है, बट अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है। इतनी अच्छी है कि आप इसको मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। एंड अगर आप एलिजिबल हैं तो प्लीज़ इस फॉर्म को ज़रूर से भरिएगा। इसके बाद अगर अपन आगे बढ़ें तो इसमें बता रखा है कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली 1 पोस्ट एंड नॉट मोर देन 1 एप्लीकेशन। तो इनमें जितनी भी ग्रेड ए के अंदर, ग्रेड बी के अंदर डिफरेंट पोस्ट के लिए जो फॉर्म निकले हैं उनमें सिर्फ आप एक ही भर पाएंगे। और अगर आपने एक से ज़्यादा भर दिए तो लास्ट फील्ड जो आपकी एप्लीकेशन होगी सिर्फ वो ही मानी जाएगी, और अगर आपने चार्जेस पेड कर दिए तो वो फोरफीट कर दिए जाएंगे। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा। सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अपना फॉर्म भर पाएंगे। तो जो भी चीज़ें हैं आप सोच समझ के फॉर्म भरिएगा। एंड काफ़ी बड़ी नोटिफिकेशन निकाली है इन्होंने, एडवर्टाइजमेंट निकाला है, 40+ पेजेस का है। तो हम सिर्फ जो काम की चीज़ें हैं उन्हीं को देखने वाले हैं, और वो भी लॉ से रिलेटेड चीज़ें ही हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा हम कोई चीज़ें नहीं देखने वाले हैं। इसके बाद अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात आती है। आपकी नेशनलिटी, सिटीजनशिप जो मांगी गई है, आप सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान, तिब्बतियन रिफ्यूजी, और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा। इन चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं, ये आपकी नेशनलिटी मांगी गई है। एंड इसके बाद आपका जो एज लिमिट है ये काफ़ी अच्छी और काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, 14 जुलाई 2025 तक की आपकी एज मांगी गई है। इसके अंदर आपकी जो मिनिमम एज रहने वाली है वो ग्रेड बी लॉ के लिए 25 ईयर्स रहने वाली है, और मैक्सिमम एज जो रहने वाली है वो 33 ईयर्स रहने वाली है। मतलब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 14/7/1992 से पहले है, या फिर 15/7/2000 के बाद नहीं है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे।
इसके बाद रिलैक्सेशन जो दे रखा है पर एज के लिए वो आपको SC एंड ST के लिए 5 ईयर्स का देखने को मिलता है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर्स का देखने को मिलता है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी अनरिजर्व्ड और EWS के लिए 10 ईयर्स का देखने को मिलता है, एंड PWBD OBC कैंडिडेट वो आपको 13 ईयर्स का देखने को मिलता है, एंड यही PWBD SC एंड ST कैंडिडेट्स हैं तो ये आपको 15 ईयर्स का देखने को मिलता है। बट अगर आप एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं तो आपको 5 ईयर्स का देखने को मिलता है, और पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट तो ये 5 ईयर्स आपको देखने को मिलता है। कैंडिडेट सीकिंग एज रिलैक्शन विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट नेसेसरी सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल अलॉन्ग विथ फोटोकॉपीज़ एट द टाइम ऑफ इंटरव्यूज़। अगर आप रिलैक्सेशन की एज को क्लेम कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि आपको रिलैक्सेशन मिले, तो उसके लिए आपको एक रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको लेके आने पड़ेंगे और वो ओरिजिनल में आपको सबमिट करने पड़ेंगे। वो चेक होंगे थरली अलॉन्ग विद द फोटोकॉपीज़ एट द टाइम ऑफ इंटरव्यूज़। कब चेक होंगे? इंटरव्यू के टाइम पे होंगे, एंड एट एनी सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एज रिक्वायर्ड बाय SEBI। आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस ख़त्म होने के बाद भी किसी भी स्टेज पे आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं अगर आप रिलैक्सेशन अवेल करना चाह रहे हैं तो। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी रिलैक्सेशन को लेकर। इसके बाद आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। इसमें जैसे कि मैंने बताया अपन सिर्फ लॉ पे फोकस करने वाले हैं। सबसे पहले जनरल का पता रखा है, एंड इसके बाद अगर अपन थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, ये मैनेजर ग्रेड B आता है। इसके बाद अपन को ये लीगल का देखने को मिलता है। इसके लिए एसेंशियल्स क्या क्या चीज़ें हैं? बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अप्रूव बाय द गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज विद ए मिनिमम ऑफ 50%। मतलब आपको कम से कम 50% आपकी जो परसेंटेज है वो होनी चाहिए, और जो SC ST एंड PWBD के लिए वो 45 बता रखी है। और साथ ही साथ आप एनरोल्ड होने चाहिए। ध्यान दीजिएगा, एंड वर्ड यूज़ किया गया है, तो आपको एनरोल्ड होना बहुत ज़रूरी है। एडवोकेट विद द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। डिज़ायरेबल कब रहेगा? द कैंडिडेट वो पोजेसेस मास्टर्स डिग्री इन लॉ। अगर आपने LLM कर रखा है, अगर आप CS कर रखे हैं, तो आपको इसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा। और साथ में आपकी प्रोफिशिएंसी देखी जाएगी कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर। साथ में साथ एक एसेंशियल चीज़ है ये कि आपको एटलीस्ट 5 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट बैचलर डिग्री इन लॉ। मतलब आपकी ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद आपको 5 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ लॉ ऑफिसर, चाहे वो परमानेंट हो या फुल टाइम हो, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो, नॉट आउटसोर्स इन द लीगल डिपार्टमेंट ऑफ। अब इनमें लिस्ट बता रखी है, सिर्फ इन्हीं के अंदर ये जो चीज़ें हैं ये इनमें कैलकुलेट की जाएंगी। पहला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया SEBI। दूसरा, एनी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल बैंक ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एंड SEBI। और scheduled commercial banks included in the second schedule of the RBI Act 1934, और central public sector enterprises NBFC registered with RBI। अगर इनके अंदर आपको 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, अब नीचे देखेंगे आप कैंडिडेट्स हु हैव कंबाइंड एक्सपीरियंस, जो मैंने ऊपर लिस्ट बताई आपको, इनकी अगर आपके पास कंबाइंड एक्सपीरियंस है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, बट आपको मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मेंटेनेंस में होना चाहिए। दूसरा, प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? अगर आपके पास स्पेशल नॉलेज है बैंकिंग लॉ की, कंपनी लॉ की, लेबर लॉ की, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की, रिकवरी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी लॉ की, प्रॉपर्टी एंड रेवेन्यू मैटर्स एक्सेट्रा, एंड एक्सपीरियंस इन ड्राफ्टिंग ऑफ लीडिंग एंड डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके पास ये स्पेशल नॉलेज है तो आपको इसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये था इनका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। ये बाकी पोस्ट का दे रखा है, काफ़ी डिटेल में निकाला गया है एडवर्टाइजमेंट। साथ ही साथ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप SEBI के परमानेंट एम्प्लॉई हैं, ऑलरेडी स्टाफ कैंडिडेट हैं, तो भी आप एलिजिबल होते हैं इस पोस्ट के लिए। शैल ऑल्सो, आप पढ़ सकते हैं इसको, स्टाफ कैंडिडेट ओनली परमानेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ SEBI शैल ऑल्सो बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द एडवर्टाइज्ड पोस्ट सब्जेक्ट टू देयर फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर विच दे मे बी गिवन रिलैक्सेशन इन एज बाई 5 ईयर्स। और उनको रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है 5 ईयर्स का, एंड वेवर फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस एज एप्लीकेबल इन जनरल रिक्रूटमेंट। और साथ ही साथ आपको पेमेंट का वेवर भी मिल जाएगा इसके अंदर। इसके बाद अगर अपन थोड़ा नीचे आते हैं तो अपन जॉब प्रोफाइल देखने को मिलता है। जॉब प्रोफाइल के अंदर अपन थोड़ा स्क्रॉल करके आते हैं तो अपन को लीगल स्ट्रीम देखने को मिलता है। इसको अगर पढ़ें तो ऑफिसर शुड हैव कैपेसिटी टू इंडिपेंडेंटली हैंडल ऑल द लीगल वर्क एट द बैंक इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटिंग टू। आप इंडिपेंडेंटली एबल होने चाहिए कि आप जो लीगल वर्क है बैंक का वो आप मैनेज कर सकें, हैंडल कर सकें,
इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटिंग टू, एक लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, बट ये इस तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा, काम इससे ज़्यादा भी हो सकता है, जो आपकी जो वर्क प्रोफाइल रहेगी इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो पहला, रेंडरिंग लीगल ओपिनियन ऑन क्रिएशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट चार्ज ऑन सिक्योरिटीज़ including mortgage and other properties related matter specific to banking sector। दूसरा, handling DRT applications, commercial dispute applications, pre-institution mediation, civil suits, objection, counter affidavits, writ petitions, IBC application, objections before NCLT, NCLAT, criminal complaint under 138 NI Act, caveats, etc., including licensing and advocates for defending the case of SIDBI। Handling criminal complaints wherever applicable, and follow up with police station, CBI, investigation agencies, etc., in respect of recovery matters to protect the interest of bank। Supervising, attending the various courts proceedings in security enforcement cases under SAR, FAE, SI, DRT, DRAT, High Court, and also handling matters under IBC code before NCLT, arbitration proceeding, investigation agency, etc., either directly or through advocates। आपका इसके बाद आता है सुपरवाइजिंग करने का, सेल और डिस्पोजल ऑफ एसेट्स चार्ज टू बैंक पर्टेनिंग टू रिकवरी ऑफ लोन डिफॉल्ट्स, प्रोवाइडिंग लीगल एडवाइस ऑन पॉलिसी इशूज, सपोर्ट एंड गाइडेंस ऑन एनी लीगल मैटर एज डिसाइरेबल बाय सिडबी। उसके बाद आता है स्क्रूटनाइजिंग एंड एक्सेप्टिंग टाइटल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, TIR जिसको हम कहते हैं, सबमिटेड बाय द एडवोकेट, और एक्सटेंडिंग क्रेडिट डिलीवरी, प्रिपरेशन, इशुएंस ऑफ डिमांड नोटिस, सेल नोटिस, ऑक्शन डॉक्यूमेंट्स, एक्सेट्रा अंडर SAR, FAE, SI एक्ट, drawing Panchnama, inventory, etc., for takeover of property under SAR, FAE, SI Act, and all such matters that require for compliance of the provisions of this Act and rules, takeover of secured assets under SAR, FAE, SI, including visiting the CMM, DM office, Tehsildar office, revenue office, etc., drafting, vetting, and follow-up of Section 14 application filed to be filed for assistant of DM, CMM in taking physical possession under SAR, FAE, SI Act, handling reference regarding various issues relating to recovery, including IBC matters, attending committee of creditors, COC meeting as and when required, any other work as assigned by the bank from time to time। तो जो मैंने लिस्ट पढ़ी वो एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं होने वाली है आपकी, मतलब ये लिमिट नहीं रहेगी इन चीज़ों के अंदर, आप इसको पढ़ सकते हैं। एंड एक चीज़ और, अगर आप आगे सिलेबस पढ़ेंगे तो वो भी आपका ऐसा नहीं है कि वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाए, उससे ज़्यादा ये पूछा जा सकता है। तो इनके अंदर जो भी चीज़ें हैं मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इनको पढ़ के रखिएगा, इनके जो एक्ट इनमें लग रहे हैं, जो एक्ट मैंने बताए, उन चीज़ों की नॉलेज आपको होनी चाहिए। बाकी अपन सिलेबस देखेंगे तो उसमें आपको डिटेल में बताता हूँ ऐसा मैंने क्यों कहा। इसके बाद अपना सिलेक्शन प्रोसीजर आता है। आपको पता है कि जो एग्ज़ाम होता है 3 फेज़ में कराया जाता है। द सिलेक्शन प्रोसीजर वुड इंक्लूड अ 3 स्टेज प्रोसेस दैट आई फेज़ 1 जिसको हम ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन बोलते हैं, कंसिस्ट ऑफ 1 पेपर कंप्राइजिंग 7 सेक्शंस ऑफ टोटल 200 मार्क्स। अभी 7 सेक्शंस क्या हैं अभी अपन देखने वाले हैं फेज़ 1 को डिटेल में, तब इसको डिस्कस करते हैं। फेज़ 2 जो रहने वाला है वो आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहने वाला है, कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर्स और 200 मार्क्स। इसमें 2 पेपर लगेंगे आपको जो 200 मार्क्स के रहने वाले हैं। इसके बाद फेज़ 3 जो कि आपका इंटरव्यू कहलाएगा, इंटरव्यू स्टेज होती है और ये 100 मार्क्स की होगी, विच शैल इंक्लूड मार्क्स फॉर नोटेबल अचीवमेंट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल अवार्ड्स, रिकॉग्निशन, सर्विस, एक्सेट्रा, सब्जेक्ट टू द सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अगर आप इंटरव्यू तक पहुँचते हैं तो अगर आपके पास कोई अचीवमेंट है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा इसके अंदर, आपको काफ़ी अच्छी इसमें हेल्प मिल जाएगी इंटरव्यू स्टेज में। दूसरा, बैंक शैल ऑल्सो कंडक्ट ऑनलाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो फेज़ 2 एग्जामिनेशन होगा उसके बाद एक साइकोमेट्रिक टेस्ट जो होता है या अदर सूटेबल टेस्ट होता है वो कंडक्ट कराया जाएगा, ताकि ये असेस किया जा सके आपकी पर्सनालिटी कैसा है, लेवल ऑफ कम्युनिकेशन कैसा है, क्लैरिटी कैसी है, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इनोवेटिवनेस किस तरीके से, लेवल ऑफ एफिशिएंसी कैसी है, विलिंगनेस टू वर्क इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, सूटेबिलिटी फॉर पोस्ट एक्सेट्रा। और ये जो रहेगा ये सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो होंगे फेज़ 2 के एग्जामिनेशन के बाद, तब आपका ये कंडक्ट कराया जाएगा ये चीज़।
इसके बाद आता है अपना फेज़ 2 का एग्ज़ाम। ये हर स्ट्रीम के लिए सेम रहने वाला है। जैसे कि मैंने बताया आपके 7 सेक्शन से पेपर कंप्लीट आपका होगा। तो ये 7 जो हैं आपके स्क्रीन के ऊपर हैं। पहला जो रहने वाला है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का। अब ये सारे पेपर आपके ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। इंग्लिश का जो है आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 है, मैक्सिमम मार्क्स 30 है। रीजनिंग एप्टीट्यूड नंबर ऑफ क्वेश्चन 25, मैक्सिमम मार्क्स 25। इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नंबर ऑफ क्वेश्चन 25, मैक्सिमम मार्क्स 25। कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट होगा, 20 मार्क क्वेश्चन आएंगे और 20 मार्क्स के। इसके बाद अपना आता है जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स एंड इकोनॉमिकल एंड सोशल इश्यूज, नंबर ऑफ क्वेश्चन 20, मैक्सिमम मार्क्स भी 20। इसके बाद एमएसएमई पॉलिसी, रेगुलेटरी एंड लीगल फ्रेमवर्क, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट विद फोकस ऑन एमएसएमई, ये आपका 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। और साथ में आएगा स्ट्रीम स्पेसिफिक टेस्ट। अब इस पर 2 हैशटैग के निशान है, इसको अपन नीचे दिखने वाले हैं। बट उससे पहले आपके जो टोटल 7 जो सेक्शंस हैं इसके अंदर, वो आपके टोटल 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के। तो आपका एक मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया और साथ ही साथ आपके 120 मिनट्स आपको अलॉट किए जाएंगे इसके अंदर। इसके बाद जो आपका स्ट्रीम स्पेसिफिक टेस्ट रहने वाला है, इसके लिए अपन सेकंड नंबर पे अपन को लीगल का प्रोवाइड करते हैं। अभी जो लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है आपका रहेगा 7th पेपर के अंदर, जो मैंने बताया ना स्ट्रीम स्पेसिफिक टेस्ट, जो कि 50 मार्क्स का होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। उसका जो सिलेबस है जनरल नॉलेज ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रिंसिपल ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एनआई एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, बीएनएसएस, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, लीगल ड्राफ्टिंग, आरडीबी एक्ट, एसएआर, एफईएसआई एक्ट, आरटीआई एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, आईबीसी एक्ट। अब जो वर्ड आखिरी में यूज़ किया गया एक्सेट्रा, मतलब सिंपल सी चीज़ समझ में आती है कि जो सिलेबस है ये इंडिकेटिव है और एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब कंप्लीट सिलेबस नहीं है ये। इसके बाहर भी आपसे चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई थी, उनमें जो चीज़ें में टच हो रही हैं, उनके आसपास हैं, वो आप उन चीज़ों को देख सकते हैं। बाकी आप रेफरेंस बुक ले सकते हैं इसकी, आपको आराम से मार्केट में बैंक से रिलेटेड जो रेफरेंस बुक्स हैं वो मिल जाएंगी। जो भी एक्ट आते हैं बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, उनको आप पढ़िए, क्योंकि इसमें सबसे ख़राब चीज़ें रहती है कि सिलेबस आपका लिमिटेड नहीं रहता है, इसमें कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और क्वालिफाइंग सेक्शन और मेरिट सेक्शन, इन्होंने ये चीज़ प्रोवाइड कर रखा है कि आपके जो पेपर लगने वाले हैं उनमें क्वालिफाइंग सेक्शंस कौन कौन से हैं और मेरिट सेक्शंस कौन कौन से हैं। तो पहले आपका बात कर लेते हैं क्वालिफाइंग सेक्शन की, जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और कंप्यूटर नॉलेज का जो पेपर रहने वाला है वो आपका रहने वाला है क्वालिफाइंग सेक्शंस का। और दूसरा मेरिट का जो रहने वाला है, मैंने आपको बताया था जनरल अवेयरनेस का पेपर होगा विद रेफरेंस टू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स एंड इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज़। और साथ ही इसके बाद अगला पेपर जो था वो आपका एमएसएमई का पॉलिसीज़ का जो था, रेगुलेटरी एंड लीगल फ्रेमवर्क, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट विद फोकस ऑन एमएसएमई एंड स्ट्रीम स्पेसिफिक टेस्ट। तो ये जो रहने वाला आपका मेरिट सिलेक्शन रहने वाला है। अब इन दोनों को बांटा क्यों गया है, नेक्स्ट लाइन में इसका आंसर मिलता है। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट ऑफ द फेज सेकंड एग्जाम विल बी बेस्ड ऑन मेरिट स्कोर्स इन द मेरिट सेक्शन ओनली। तो आपके जो मेरिट सेक्शन का जो पेपर रहने वाला है, इसके अंदर जो आप मार्क्स लेके आएंगे उसके बेसिस पे ही आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी ऑफ क्वेश्चंस रहने वाली है ग्रेड ए एंड ग्रेड बी की, तो वेरी होगी, वो ऐसा नहीं है कि फिक्स रहे। इसके बाद आता है अपना फेज़ 2 का एग्ज़ाम। फेज़ 2 का एग्ज़ाम जो ए पॉइंट है वो अपना ग्रेड ए की बात करता है, ये हमारे मतलब का नहीं है। इसके बाद हाँ, ये बी पॉइंट जो है ये बताता है हमको ग्रेड बी जो लीगल है उसका। तो जैसा कि मैंने बताया था 2 पेपर लगेंगे, पेपर 1 ये रहा एंड पेपर 2 ये रहा। इनको अपन डिटेल में देख लेते हैं। आपका ये डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है, बट आपका ऑनलाइन ही लगेगा ये। तो जो नेम द टेस्ट है वो है इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें ऐसे प्रिसाइज राइटिंग, कॉम्प्रीहेंशन एंड बिजनेस ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस। द पेपर ऑन इंग्लिश शैल बी फ्रेम्ड इन द मैनर टू असेस द राइटिंग स्किल इंक्लूडिंग एक्सप्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। ये आपका डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे आपके 3, मैक्सिमम मार्क्स 75 और टाइम अलॉट जो किया गया है वो आपको 75 मिनट्स इसके अंदर अलॉट किया गया है। इसके बाद अपना आता है पेपर नंबर 2, जिसके अंदर जनरल नॉलेज ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रिंसिपल ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टीपी, एनआई एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, बीएनएसएस, बीएसए, लीगल ड्राफ्टिंग, आरडीबी, एसएआर, एफईएसआई एक्ट, आरटीआई एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, आईबीसी एक्ट। तो ये आपके जो हमने पहले देखे थे फेज़ 1 के वही चीज़ें हैं, तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है फेज़ 1 एंड फेज़ 2 के लिए प्रिपेयर करना। बट ये जो सेक्शन जो मैंने बताए ये लिमिटेड नहीं होंगे, यहाँ तक इससे ज़्यादा चीज़ें पूछी जा सकती हैं, एग्जॉस्टिव नहीं है कहीं से भी सिलेबस। तो
रेफरेंस बुक में आपको आइडिया मिल जाएगा। बाकी आप पास्ट पेपर्स को अगर डील करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा इसके अंदर 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका जो 50 मार्क्स का ये रहने वाला है, जी हाँ 50 मार्क्स का रहने वाला है और 75 मिनट्स का रहने वाला है। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। 6 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑफ विच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस, 2 of 15 marks each with the difficulty level and 2 of 10 marks each। इसके बाद सी हमारे काम का नहीं है। ये इसमें डिटेल में बता रखा है कि सिलेबस जो है आपका इलस्ट्रेटिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है। ये जो लिस्ट मैंने बताई थी आपको, ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, इससे बाहर से भी सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। द सिलेबस शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज द ओनली सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। मतलब सेट भी आपको खुद बोलता है कि ओनली सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं होगी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। Keeping in view the nature of examination, all matters falling within the realm of the subject concerned will have to be studied by the candidate as question can be asked on all relevant matter under the subject। मतलब आप अपने आप को लिमिट ना करें इसके अंदर, और इससे बाहर जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं उनको आपको पढ़ने के लिए सजेस्ट किया गया है। कहीं से भी सवाल पूछे जा सकते हैं इसके अंदर। Candidates appearing for the examination should also prepare themselves for answering questions that may be asked on the current latest developments acts taking place under the subjects, although those topic may not have been specifically included in the syllabus। तो आपकी जो करंट अफेयर है, लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहे हैं, ज़्यादातर फोकस बैंकिंग सेक्टर्स का ही रहता है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का, तो उससे रिलेटेड आप बहुत सारी बुक्स आती हैं, उनको आप ला सकते हैं। तो आपकी जो स्टडी है, आपको इसमें ये रखना है कि आप जो अपना जो एरिया है उसको लिमिट करके चलें। ज़्यादा ऐसा ना करें कि कि सिलेबस जैसा कि मैंने बताया एग्जॉस्टिव नहीं है तो अपन कुछ भी पढ़ रहे हैं इसके अंदर। आप पास्ट पेपर को समझेंगे, आप रेफरेंस बुक लेके आएंगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ ये आपकी बाउंड्री है, ये चीज़ें आप इसके अंदर पूछी जाती हैं, तो उसके बेसिस पे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ आपको समय बचाना बहुत ज़रूरी है। समय बहुत कम है आपका फेज़ 1 के एग्जामिनेशन में, सितंबर में आपका एग्ज़ाम है, तो उससे पहले आप जितना समय बचा पाएंगे तो इन सोर्सेज से मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी प्रिपरेशन को करें, अपनी प्लानिंग बनाएं और फिर आगे बढ़ें। साथ ही साथ इसके अंदर जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है उसके लिए भी इसमें प्रोविजंस हैं। फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर मार्क्ड बाय द कैंडिडेट। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर मार्क्ड बाय अ कैंडिडेट 1/4 ऑफ द मार्क असाइन टू दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एज पेनल्टी। तो आपको जो 1/4 जो मार्क्स होंगे वो डिडक्ट किए जाएंगे इसके अंदर। साथ ही साथ द कॉलिंग रेशो जो रहने वाला है फेस 2 एग्जामिनेशन के लिए 1:25 का रहने वाला है। और साथ ही साथ इसमें यहाँ भी एक जो पेनल्टी है वो बता रखी है। इन द ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर एवरी रॉन्ग आंसर मार्क्ड 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एज पेनल्टी इन फेज़ 1 एंड फेज़ 2। मतलब सिर्फ फेज़ 1 में आपको नुकसान नहीं लगेगा, इसका आपको फेज़ 2 में भी नुकसान रहेगा। तो आपको एक्यूरेसी मेंटेन करके चलनी है, आपको स्पीड मेंटेन करके चलनी है ताकि आप अच्छे से पेपर को सॉल्व कर सकें। ऐसा ना हो कि पेपर अगर लेंथी आ गया तो आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए तो आपकी एक्यूरेसी नीचे आ जाए। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है इस एग्ज़ाम के लिए आपके लिए। इसके बाद एक प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग के बारे में प्रोविजन हमको देखने को मिलता है। एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस PRT would be conducted for SC, ST, PWBD, OBC candidates. Accordingly, PRT will be conducted for willing SC, ST, PWD, OBC candidate whose application are found eligible as per the eligibility criteria stipulated by SEDBI. PRT would be conducted online. Candidates who decide to avail of the training program may indicate their willingness while filling the online application form। मतलब आपको अपनी willingness दिखानी ज़रूरी है जब आप अपना जो ऑनलाइन फॉर्म है तब भरेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, अगर आप ट्रेनिंग अंडरगो करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है या आप सिलेक्शन मतलब आपका हो ही जाएगा। इसका बिल्कुल भी नहीं है। जैसे इसमें लाइन बता रही है कि प्लीज़ नोट दैट अंडरगोइंग द ट्रेनिंग विल नॉट कन्फर एनी राइट टू द कैंडिडेट। ऐसा कोई अधिकार नहीं मिल जाएगा आपको कि आपको एग्जामिनेशन के लिए बुलाया ही जाएगा या रिक्रूटमेंट के लिए बुलाया ही जाएगा। इसके बाद अपना आता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन। वेरियस जो सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर, वहाँ आपके जो ये एग्ज़ाम है कंडक्ट कराए जाएंगे। इसकी पूरी लिस्ट अगर आपको देखनी है तो आप अपेंडिक्स 3 के अंदर आपको मिल जाएगी। नोटिफिकेशन के सबसे आखिरी में ये चीज़ प्रोवाइड कर रखी है। एंड इसके बाद आपका जो इंटरव्यू है वो 5 सेंटर्स में कंडक्ट कराया जाएगा, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई एंड दिल्ली।
इसके बाद ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रखे हैं इन्होंने। इंटरव्यू के टाइम पे आपको जो लेके जाने इसको आप पढ़ सकते हैं। ए से लेकर एम, क्यू तक प्रोवाइड कर रखे हैं। तो ये पूरी डिटेल थी, ये पूरा एडवर्टाइजमेंट था। इसके अलावा किस तरीके से अप्लाई करना है आपको उसकी पूरी डिटेल दे रखी है इसके अंदर। मैं एकदम आखिरी में आ जाता हूँ ताकि हम वो देख लें एक बार कि कहाँ का एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे इनके। सबसे आखिरी में प्रोवाइड कर रखा है ये रही लिस्ट। तो ये एग्जामिनेशन सेंटर्स आपके हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे जाएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा द लीगल बीन्स। अगर आप टाइप करेंगे टेलीग्राम पे जाके तो वहाँ आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगी। बाकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल है फ़ेज़ 1 की। इन जगह आपके जो एग्ज़ामिनेशन फ़ेज़ 1 का वो कंडक्ट करा जाएगा। फ़ेज़ 2 के एग्ज़ामिनेशन का जो प्रोवाइड कर रखा है वो सेंटर्स की लिस्ट ये रही। सो ये था नोटिफिकेशन जो सेट बी ने निकाला था। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एलिजिबल रहते हैं इस पोस्ट के लिए तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अभी टाइम है फॉर्म भरने में, बट अगर आपको ये अच्छा लग रहा है एडवर्टाइजमेंट तो जल्दी से फॉर्म भर दीजिएगा। कल ऑलरेडी जैसा मैंने बताया 14 जुलाई को इसके फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। अगर आप सच में सीरियस हैं इस नोटिफिकेशन के लिए तो अभी से आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि फ़ेज़ 1 के जो डेट्स हैं वो ऑलरेडी इसके अंदर मेंशन कर रखे हैं। सितंबर में आपका जो फ़ेज़ 1 का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होगा, अक्टूबर के अंदर आपका फ़ेज़ 2 का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो इतना टाइम है नहीं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपन सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ इसको देखें। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आपको इस सेशन से रिलेटेड या कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। इस वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी सजेशंस हैं। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम में मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। द लीगल बीन आप टाइप करेंगे तो वहाँ आपको मेरा पेज जो है आप एक्सेस कर पाएंगे एंड वहाँ आप मुझसे DM में कनेक्ट हो सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन।